ITI इलेक्ट्रिकल एडवेंचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम धमाका सीरीज़ का जो डीसी मशीन से चल रहा है उसका पार्ट 6 है ये, जिसमें हमने 100 क्वेश्चन आगे के 5 पार्टों में डिस्कस कर रखा है और पूरे विस्तार पूर्वक से हर एक क्वेश्चन पे हमने अपनी जो भी क्वेश्चन बना है और जो भी उसका आंसर बन सकता है मैंने सब पे बात किया है। ठीक है, आगे की ये सीरीज चलती रहेगी जब तक ये हमारा निमी का असाइनमेंट ख़त्म नहीं हो जाएगा, तब तक ये क्वेश्चन चलते रहेंगे। ठीक है, अगर आपने आगे के जो 5 पार्ट है उसको नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें और कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो फिर आगे के जो क्वेश्चन है उसको हम लेके मॉडल 2 है, अब इस पर चर्चा करते हैं और एक एक क्वेश्चन पे हम लोग अपनी नज़र डालेंगे और हर एक क्वेश्चन की कोशिश करेंगे कि डिटेल में उसे आपको हम समझा सकें। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ये क्वेश्चन नंबर 101 है कि वेयर डीसी कंपाउंड मोटर आर परफेरेड, कहाँ पे डीसी मिश्रित मोटर की प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब किस जगह पे हम लोग डीसी मोटर की प्राथमिकता यानी उसे उपयोग करने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पे दिया है इन्होंने लगातार लोड की आवश्यकता है, फिर दूसरा है नियमित गति की आवश्यकता है और आगे दिया है आपका हाई स्टार्टिंग टायर रिक्वायरमेंट या कांस्टेंट स्पीड अंडर द वेरिएशन लोड रिक्वायरमेंट। मतलब इन्होंने कह रखा है कि या तो हाई बलागुड़ की आवश्यकता हो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, या डी का है कांस्टेंट स्पीड अंडर द वेरिंग लोड रिक्वायरमेंट, मतलब अलग अलग लोड पर आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति। मतलब आपका जो स्पीड है आपका क्या होना चाहिए, नियत रहना चाहिए, चाहे लोड आपका अलग अलग हो, चाहे कभी कम हो कभी ज़्यादा हो, वहाँ पे भी हम डीसी मोटर का प्रयोग कर सकते हैं जहाँ पे हमें नियत गति का प्रयोग करना होता है। जैसे कि एलिवेटर में आपको पता होता है कि एलिवेटर में कभी कभी मान लीजिए कोई एलिवेटर, यानी आपके एलिवेटर का मतलब जो आप इलेक्ट्रिक शौचालय सीढ़ियाँ हैं जो आपकी लिफ्ट है वहाँ पे हम लोग डीसी कंपाउंड मोटर का प्रयोग करते हैं, जिससे कि कभी कभी लिफ्ट में ज़्यादा लोग हो रहते हैं, कभी लिफ्ट में कम रहते हैं, कभी लिफ्ट आपकी क्या रहती है खाली भी रहती है, इसलिए वहाँ पे अलग अलग रोडों पे लोड पे नियत गति की हमें ज़रूरत होती है, वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे हम लोग डीसी मशीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेसेसरी ऑफ स्टार्टर फॉर डीसी मोटर। डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता होती है। देखिए ये इतना नॉर्मल सा क्वेश्चन, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत से एग्जामों में पूछ रखा है, यहाँ तक कम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ रखता है कि डीसी मोटर में स्टार्टर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। धारा को सीमित करने के लिए, फील्ड वोल्टेज की सीमित करने के लिए, मोटर गति को नियंत्रित करने के लिए, आर्मेचर करंट को नियमित करने के लिए। ठीक है, तो मेन काम जो होता है स्टार्टर का, आपका जो आर्मेचर का करंट होता है उसे क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता है, सीमित करना होता है। अगर आर्मेचर की करंट को अगर रिड्यूस ना किया तो आपकी आर्मेचर क्या हो जाएगी, जल जाएगी। इसके बारे में मैंने आगे भी क्वेश्चन जो पिछला जो पार्ट हमारा 5 था उसमें भी ये क्वेश्चन लगभग शायद आया हुआ था। ठीक है, फिर आगे है 103 नंबर है, विच टाइप इंस्ट्रूमेंट यूज द टेस्ट ऑफ द आर्मेचर वाइंडिंग। बहुत आसान सा सवाल है, इस पर भी हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। मतलब किस उपकरण के द्वारा हम लोग आर्मेचर की वाइंडिंग की जांच करेंगे, ये कई बार सवाल आ चुका है। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग की जांच करने के लिए हमेशा हम लोग ग्राउलर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ग्राउलर के द्वारा हम लोग क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं इसके बारे में पहले हम लोग मैंने इस पर बता दिया कि ग्राउलर से आप लोग 3 परीक्षण कर सकते हैं, ओपन, शॉर्ट सर्किट और अर्थ सर्किट। तीनों प्रकार के परीक्षण आप लोग इसके आर्मेचर का कर सकते हैं ग्राउलर के माध्यम से। ठीक है, 2 प्रकार के ग्राउलर होते हैं, इनर साइड और आउटर साइड। 104 नंबर है, व्हाई द होल्डिंग कॉइल ऑफ डीसी पॉइंट 3 पॉइंट स्टार्टर कनेक्टेड द सीरीज विद शंट फील्ड। मतलब 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। ये भी क्वेश्चन पिछले पार्ट में शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन ये नहीं था लेकिन क्वेश्चन कुछ घुमा के था, लेकिन इसी प्रकार का क्वेश्चन था। अगर कोई डीपली पढ़ा है तो जरूर बता देगा कि शंट जो होती है उसमें मैंने बता रखा है कि क्यों आखिर में शंट को 3 पॉइंट स्टार्टर की सीरीज में जोड़ा जाता है। तो लोड करंट को सीमित करने के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कम वोल्टेज करने के लिए नहीं, प्लंजर को ठीक से पकड़ने के लिए, यानी जिसको आप घुमाते हैं ऐसे करके जो घुमाते हैं प्लंजर उसे बोलते हैं, जो यहाँ पे हैंडल बना होता है, प्लंजर बना होता है, उसको घुमाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। उच्च गति से मोटर की रक्षा करनी, जी हाँ, उच्च गति से मोटर को क्या करना है, रक्षा करना है। यानी आपको जब डीसी मशीन चल रही है अचानक, तो अगर रनिंग कंडीशन में आपका अगर
डीसी मोटर का अगर शंट फील्ड खुल जाता है तो खतरनाक स्पीड वो पकड़ सकती है मोटर, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे है 105 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द बेस्ट मेथड ऑफ चेंज ऑफ DOR कंपाउंड मोटर विथआउट चेंज द कैरेक्टरी। इसके लिए भी इन्होंने पहले हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस कर सकते हैं, किसी यौगिक मोटर की विशेषताओं को बिना बदले DOR बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी विधि है। तो इसका सबसे आसान से उसमें पहला ही आर्मेचर धारा बदल दो। अगर आर्मेचर की धारा आप बदल देंगे, दिशा को बदल देंगे, आर्मेचर धारा की दिशा को आप बदल देंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव अगर देंगे तो आपका क्या हो, उसकी विशेषताएं भी नहीं बदलेंगी और वह उसकी DOR यानी डायरेक्शन ऑफ रोटेशनल आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। अब आगे है 106 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द पर्पज ऑफ NBC कनेक्टेड इन द सीरीज विद द फील्ड इन 3 पॉइंट स्टार्टर। 3 बिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े NBC का उद्देश्य क्या है। NBC का यानी NBC का मतलब होता है नो बोल्ट क्वाइल। NBC का फुल फॉर्म होता है नो बोल्ट क्वाइल। में नो बोल्ट क्वाइल का मुख्य कार्य क्या होता है, इन्होंने ये पूछ रखा है। बलाघुट सुधारने के लिए इसका बलाघुट सुधारने में कोई इसका रोल नहीं होता, ठीक है। फील्ड करंट को कम करने के लिए नहीं। NBC यानी नो बोल्ट कॉइल, मतलब जब नो बोल्ट रहता तभी ये क्या होती है, ऑपरेट होती है। बैक EMF को कम करने के लिए नहीं। गति में वृद्धि को रोकने के लिए सही। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा कि गति में वृद्धि को रोकने के लिए हम लोग नो बोल्ट कॉइल का प्रयोग करते हैं। यानी जो नो बोल्ट कॉइल होते हैं आपके फील्ड जो फील्ड बैंडिंग होती है उसके सीरीज में लगी होती है। जैसे ही अगर फील्ड ओपन होता है तो आपकी जो बैंडिंग होती है क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। जैसे ओपन होगी तो सप्लाई तुरंत इससे ऑफ हो जाएगी और मोटर हमारी बंद हो जाएगी। तो गति में वृद्धि को रोकने के लिए हम लोग नो बोल्ट कॉइल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वही क्वेश्चन है, सेम है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के रखा है और कुछ नहीं है इसमें। विच टाइप ऑफ DC मोटर यूज टू सडन एप्लीकेशन ऑफ हैवी लोड। भारी भार के अचानक भारित करने के किस प्रकार के DC मोटर का प्रयोग किया जाता है, मतलब कौन सा मोटर है जो भारी भार के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे। तो 107 का आपका यही आंसर हो जाएगा सॉरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कम संचाई यौगिक मोटर। शंट मोटर पे भारी भार डालेंगे तो ये बंद हो जाएगी। सीरीज मोटर पे डालेंगे तो शंट मोटर से पहले ही सीरीज मोटर बंद हो जाएगी। डिफरेंशियल मोटर पे अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे डिफरेंशियल मोटर खतरनाक गति पकड़ लेगी, क्योंकि इसका काम ही उल्टा है। संचाई मतलब कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का उपयोग हम लोग करते हैं भारी और हल्के लोड के लिए, ठीक है। जैसे एलिवेटर में। विच स्पीड कंट्रोलर मेथड ऑफ द यूज द फूड मिक्सर, यानी आपके घर में जो खाद्य मिक्सर यानी जो मिक्सर लगा हुआ है उसमें किस प्रकार की मोटर का प्रयोग किया, मोटर की स्पीड कंट्रोल करने की किसका प्रयोग किया गया, इसके बारे में उन्होंने पूछ रखा है। तो आपका इसका आंसर होगा आपका नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है। किस विधि का उपयोग किया जाता है, वोल्टेज कंट्रोल मेथड नहीं, वोल्टेज कंट्रोल मेथड का प्रयोग नहीं किया जाता है आपके घर में जो DC खाद्य मिक्सर है, ठीक है। क्योंकि आपके यहाँ एक रोटेटिंग स्विच होता है, आप लोग देखे होंगे आपके वहाँ आपके घरेलू मिक्सर में रोटेटिंग स्विच होता है। इसको रोटेट करके यानी हम लोग क्या करते हैं, मोटर की स्पीड को कम और ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे फील्ड डाइवर्ट मेथड नहीं, फील्ड डाइवर्ट मेथड प्रयोग नहीं किया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपका जो मोटर होती है यूनिवर्सल मोटर होती है, वोल्टेज भी नहीं। आर्मेचर डाइवर्ट मेथड इसका भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। श्रृंखला टेपेड क्षेत्र मेथड ये सही है कि आपको क्या करेंगे उसके सीरीज में यानी फील्ड के सीरीज में कई टेपिंग निकाल देंगे, फील्ड के सीरीज में से कई टेपिंग निकाल देंगे और उन टेपिंगों के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, स्पीड को कम और ज़्यादा करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। आगे 109 नंबर देखते हैं। विच स्पीड कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड द स्मूथ वेरिएशन ऑफ स्पीड फ्रॉम 0 टू एबो नॉर्मल। कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक गति अचानक आसानी से बदलाव करता है, मतलब कौन सा मोटर है जो 0 से 0 तक आसानी तक पहुंचाता, मतलब 0 से लेके हाईएस्ट यानी नॉर्मल से भी स्पीड तक लेके जा सकता है गति कंट्रोल, कौन सा ऐसा है। देखिए फील्ड वाला होता तो हमेशा स्पीड बढ़ाएगा, नॉर्मल से और ऊपर स्पीड ले जाएगा। आर्मेचर नियंत्रण नॉर्मल से कम गति करेगा आर्मेचर नियंत्रण। और फील्ड डाइवर्ट मेथड क्या होता है जो कम से ज़्यादा के लिए यूज कर, इसका भी हम लोग करते हैं किसके लिए,
कम कम के लिए करते हैं। ये दोनों एक ही तरह के काम करते हैं। जो वान लियोनार्ड विद सिस्टम, इससे हम लोग अपनी मोटर की गति जीरो से ले आके नॉर्मल गति से अत्यधिक गति तक भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। यानी ये ऐसा मतलब मेथड, इसके वजह से हम लोग मोटर की गति जीरो भी कर सकते हैं और नॉर्मल रेटेड गति से भी अधिक गति से हम लोग चला सकते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेपेज इन वाइंडिंग, वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा है। जैसे हम लोग टेप का यूज करके, टेपेड करके हम लोग ट्रांसफार्मर भी, आपको पता होगा कि अलग अलग हम वोल्टेज प्राप्त करते हैं और मशीन में हम अलग अलग स्पीड प्राप्त करते हैं, इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो क्या होता है, ओ सॉरी, ये बाइंडिंग में टेप का उद्देश्य पूछा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेरेट द कंडक्टर। कंडक्टर को लपेटने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। किसके लिए? बाइंडिंग में टेप का उद्देश्य करते हैं। इन टेपों का प्रयोग यहाँ तक कि एसी बाइंडिंग और ट्रांसफार्मर में भी प्रयोग किया जाता है, बंडल को लपेटने के लिए। ठीक है, कंडक्टर होते हुए लपेटने के लिए, ध्यान रखिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। विच टाइप ऑफ डीसी आर्मेचर वाइंडिंग द फ्रंट पिच वाई एफ ग्रेटर देन बैक पिच वाई बी, किस प्रकार की डीसी आर्मेचर में फ्रंट पिच और बैक पिच वाई बी अधिक होती है? तो ऐसा जो वाइंडिंग आपका कहलाता है, आपको रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग कहलाता है। रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग ये जो होता है जिसका फ्रंट पिच बैक पिच से क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, ये आपको रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग होती है। डी नंबर आपका सही है। ठीक है, 112 नंबर, व्हाट रिड्यूस द अक्रॉस वेरिएशन एरिया ऑफ द कोर मेटल एंड वीए रेटिंग, यानी वीए रेटिंग के लिए कौन, वीए रेटिंग के लिए कोर्स हमारे क्रॉस सेक्शन क्षेत्र से क्या संबंध देते हैं? ठीक है, क्रॉस सेक्शन मटेरियल के बाद वीए, यानी जैसे आपकी जो वोल्टेज रेटिंग होती है, जैसे ट्रांसफार्मर का केवीए होता है किलो वोल्ट, तो उसे वोल्ट एम्पियर दिया गया है। तो क्या होता है, तो इसके लिए इन्होंने पूछा है, मतलब डायनोमिक सीट यानी घूमने वाली सीट, लो एलाय सीट कम मिश्रित धातु की चीज, हाई एलाउ स्टील और नॉर्मल स्टील। तो आपके यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। हाई एलाउ स्टील का हम लोग प्रयोग करते हैं उच्च क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए, हम लोग के वी रेटिंग यानी वी रेटिंग के लिए। ठीक है, उच्च एलाय स्टील का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, 113 नंबर क्वेश्चन है, हाउ टू ऑबिटेन अपोजिट पोलरिटी इन द 4 पोल डीसी मोटर है। 4 पोल की एक डीसी मोटर है, उससे अगर अलग पोल आपको प्राप्त करना है, पहले जहाँ पे एन था वहाँ एस प्राप्त करना, जहाँ एस है वहाँ पे एन, यानी साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ प्राप्त करना। इसके लिए क्या करेंगे, आसान से आपको पढ़े होंगे कि आप जब भी कोई भी अगर पोल आपका कांस्टेंट है, सॉरी, यानी जो भी, जैसे मान लीजिए जो एसी सप्लाई या सॉरी डीसी सप्लाई द्वारा जो भी हम लोग पोल क्रिएट करते हैं, उसको जब चाहे हम उसकी पोल को हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे नॉर्थ को साउथ, साउथ को नॉर्थ, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई वोल्टेज को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। प्लस के जगह माइनस दे देंगे, माइनस के जगह प्लस देंगे। इसको चेंज करने के लिए कुंडली में घुमाव की संख्या बदलना, ऐसा कुछ नहीं। कॉइल की संयोजन बदलना गलत, कॉइल के समांतर जोड़ना या धारा प्रवाह को अलग दिशा में बदलना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। धारा प्रवाह क्या करना है, अलग दिशा में, जब जैसे ही बदलेंगे वैसे आपकी पोल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, 14 नंबर है, रिवाइंडिंग की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं? व्हाट इज द पर्पज द रिवाइंडिंग प्रोसेस, रिवाइंडिंग प्रक्रिया, इसमें ये वेडेज होता है। ये आपका क्या होता है, वेडेज होता है। ठीक है, ये आपका वेडेज होता है। वेडेज जो आपका लगा होता है आर्मेचर में, ठीक है, तो इस और स्टेटर में इसे क्या किया जाता है, इसे हथौड़े से मार के निकाला जाता है वेडेज को। ठीक है, ये वेडेज है। ठीक है, तो रिमूविंग द वेडेज, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही होगी, रिमूविंग द वेडेज। ये फिगर यही आपको बताना चाह रहा है। ठीक है, विच इंसुलेशन मटेरियल यूज द वाइंडिंग इन द हाइगरली नॉन हाइड्रोस्कोपिक एंड द प्रोसेस वुड इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ, वाइंडिंग में उपयोग किए जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हाइड्रोस्कोपिक यानी नमी न सोखने वाली है, अच्छी विद्युत शक्ति है? तो मतलब कौन है जो बहुत कम शक्ति, जो क्या कहते हैं कि बहुत कम आपकी नमी सोखने वाली पदार्थ है, उसके बारे में इन्होंने पूछा है। तो एम्पायर कपड़ा है, तो भाई किसी भी तरह का तो जरूर क्या करेगी, जरूर सोखेगी। ठीक है, फिर है ट्रिप्लेक्स पेपर, ये भी आपका हो सकता है कि सोखेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, मिलिनेक्स पेपर और चमड़े का कातर, लेदर वाला आपका क्या होता है, ये भी पानी सोख सकता है, लेकिन जो मिलिनेक्स पेपर है ये आपका एकदम सफ़ेद होता है, आपको देखने में लगेगा कि ये एकदम
प्लास्टिक लगेगा, लगेगा कि आपका ये कोई प्लास्टिक का पेपर है, ठीक है। तो मिलीनिक्स पेपर जो 5 mm से 8 mm के मोटाई में आता है, मिलीमैक्स पेपर, और ये एकदम सफ़ेद कलर का होता है, एकदम दूध दूध की रंग के ये होता है मिलीमैक्स पेपर। और ये किलो के हिसाब से भी मार्केट में उपलब्ध होता है और मीटर के हिसाब से भी ये मार्केट में उपलब्ध होता है, ठीक है। इसके द्वारा हम लोग बाइंडिंग की केपिंग करने के लिए और इंसुलेशन के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं मिलीनिक्स पेपर के लिए, ठीक है। वैसे तो आप लोग सबसे ज़्यादा लेथराइड पेपर पढ़े होंगे, इसको आप डी मार्क चलाएंगे, लेकिन आपका ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, मिलीनेक्स पेपर। आप बाइंडिंग रिबाइंडिंग के चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये बाइंडिंग आपको ये लिखने लिखने आप देखेंगे आपको मिलेगा, ठीक है। तो मिलीनेक्स पेपर का प्रयोग हम लोग करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और ये आसान भी होता है, सुलभ भी होता है लेथराइड पेपर से। विच टाइप ऑफ बाइंडिंग इज द आइसोलेटेड, किस प्रकार की आर्मेचर बाइंडिंग का चित्रण किया है। ऑप्शन नंबर आपका 16 का है, ट्रिप्लेक्स वेव बाइंडिंग, डुप्लेक्स बाइंडिंग, प्रगतिशील बाइंडिंग और रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग। तो आपकी बाइंडिंग एक एक करके आगे बढ़ती जा रही है, देखिए यहाँ पे एक एक करके क्या करती है, बढ़ती जा रही है। तो आप कौन सी बाइंडिंग यहाँ पे कर रहे हैं, प्रगतिशील बाइंडिंग यानी प्रोग्रेसिव बाइंडिंग। एक होता है रिट्रोग्रेसिव, ये होती है प्रोग्रेसिव, ठीक है। तो रिट्रोग्रेसिव जो होती है आगे की तरफ लगता है क्लॉकवाइज चलती है, ठीक है। रिट्रोग्रेसिव जो बाइंडिंग होती है आपकी क्लॉकवाइज चलती है, आपको देखने में क्लॉकवाइज दिखेगा, ठीक है। यह 17 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है, 117। कंक्लूड द एवरेज पिच वाई ए फॉर रिट्रोगेटिव वेव बाइंडिंग इन द नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर 14 एंड स्लॉट 7 एंड पोल एंड 2। रिट्रोगेटिव वेव बाइंडिंग के लिए औसत पिच वाई ए की गणना करें यदि आर्मेचर कंडक्टर की संख्या 14, स्लॉट संख्या 7 है, ध्रुव की संख्या 2 है। देखिए इसके लिए दो फार्मूला है, लेकिन कोई भी फार्मूला कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो कंडीशन क्या कहलाती है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन अगर किसी भी तरह से दे तो देखिएगा। देखिए ऑवरेज पिच बराबर होता है वाई ए बराबर, ठीक है, ए मतलब ऑवरेज, ये इसके नीचे है, ठीक है, वाई बी यानी बैक पिच प्लस वाई एफ यानी फ्रंट पिच बटे 2, ठीक है, ये होता है। लेकिन यहाँ पे बैक पिच और फ्रंट पिच कुछ नहीं दिया है तो हम एवरेज नहीं निकाल पाएंगे। और दूसरा, अब दूसरी जो दूसरा फार्मूला है वो कहता है वाई, चले उस दूसरे पेज पे लिखते हैं, वाई ए बराबर जेड माइनस प्लस 2 बटे पी, ये आपका होता है सेकेंड वाला फार्मूला। तो यहाँ पे देखिए जेड जो होता है नंबर ऑफ कंडक्टर होता है, जेड जो होता है नंबर ऑफ कंडक्टर होता है, पी होता है पोल होता है, ये माइनस प्लस 2 होता है, ठीक है। तो माइनस प्लस अब ये 2 है। चलिए अब यहाँ देखते हैं क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे, कौन सी बाइंडिंग है, रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग, घटती हुई बाइंडिंग है, तो पहले हम लोग पे माइनस करेंगे। अगर माइनस पे अगर आंसर आ जाता है ठीक है, नहीं तो प्लस किया जाता है। लेकिन कहीं कहीं जब कंडीशन ऐसा हो जाता है कि माइनस करने पर नहीं आता तो प्लस को हम मानते हैं, और कहीं कहीं पहले कंडीशन कौन सा देखा जाता है, हमेशा माइनस का। माइनस करके अगर आंसर मैच कर गया तो ठीक है, नहीं मैच किया तो हमें प्लस वाला हम लोग इसे जोड़ के करते हैं, ठीक है। तो हम यही रखेंगे वाई ए बराबर जेड का मान रखें, जेड का मान यहाँ पे दिया गया, देखिए आर्मेचर कंडक्टर की संख्या 14 है, देखिए आर्मेचर कंडक्टर यानी 14 है, और स्लॉटों की संख्या 7 है, इससे कोई लेना देना अब नहीं रहेगा। पोलों की संख्या कितना है, 2 है। चलिए इस पर हम लोग इसी को हम रखते हैं। तो 14 स्लॉट है, सॉरी कंडक्टर की संख्या कितना है, 14 है, माइनस प्लस 2 है बटे 2। तो 14 में से 2 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 बटे, सॉरी 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 12/2, यानी काटने पे हमारा कितना आ जाएगा, हमारा एवरेज पिच जो हमारा हो जाएगा 6 आ जाएगा, वाई हमारे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 6 पोल। अगर वही मान लीजिए यहाँ पे हमारा बैंडिंग बटे में आ जाता है, कभी कभी रिट्रोग्रेसिव बैंडिंग की जो एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो कभी कभी क्या हो जाता है, हमारा एवरेज वैल्यू क्या आ जाती है आपकी बटे में आ जाती है, ठीक है। जब इंटीजर नंबर नहीं रहता है, जब बटे में आ जाता है, वो फ्रैक्शनल नंबर आता है, तो फ्रैक्शनल में कोई बैंडिंग नहीं की जाती है। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, जो माइनस प्लस 2 किए थे तो उसमें हम प्लस को इसमें घटाएंगे। अगर इंटीजर नहीं आता है तो हम उसे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये कंडीशन रखा जाता है इसके लिए, रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग के लिए, ठीक है। ये याद रखिए, बहुत आसान सा था, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बस एक बार थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा।
प्रतिक्षेपित के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का प्रशिक्षित चित्रण किया गया, कौन सा फिगर बनाया गया, इसके बारे में हमें पूछा है। देखिए ये कौन सी आपका, देखिए ये भी एक ग्राउलर है, ये आपका एक ग्राउलर है। इन्हें कहा कौन सा दोष है, तो ये आपका देखिए लघु परिपथ दोष है, लघु परिपथ दोष है, सॉरी ये खुली परिपथ दोष नहीं, ये लघु परिपथ शॉर्ट सर्किटेड है। ठीक है, लघु परिपथ दोष है। शॉर्ट सर्किटेड में क्या होता है, कम्यूटेटर पे हम लोग क्या करते हैं, एक नॉब लगाते हैं या वायर छिला हुआ वायर से हम लोग क्या करते हैं, ओपन सर्किट दोष हम लोग खोजते हैं। ठीक है, कम्यूटेटर पे रख के। लेकिन जब इसका शॉर्ट सर्किट जब देखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, फेज सप्लाई को हम ऑन करते हैं और सलाटों के ऊपर, ये देखिए आपका हेक्सा ब्लेड है, ये हेक्सा ब्लेड है। ठीक है, हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करते हैं और इस आर्मेचर के समानांतर में रखते हैं। ठीक है, और सभी सलाटों पर ब्लेड को रखते हुए धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर को घुमाते हैं। जब धीरे धीरे आर्मेचर को घुमाएंगे तो जो शॉर्ट सर्किट, जहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगा, दोष युक्त कॉइल होगी, वहाँ पे जो ये ब्लेड है वो आर्मेचर बहुत तेज क्या करेगा, ब्लेड को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, यहाँ तक कंपन भी ब्लेड करने लगेगा और यहाँ पे चुंबक है जो बहुत शक्तिशाली बनेगा। जब ऐसा हो तो तुरंत क्या करना चाहिए, आपको सप्लाई को ऑफ कर देना चाहिए, नहीं तो जो आपकी कॉइल है जो कम शॉर्ट सर्किट यानी कम जली थी और ज़्यादा जल जाएगी। और ध्यान रखिए, अगर एक स्लॉट में कॉइल जली है तो पक्का जब उस स्लॉट से घूम के जब दूसरे स्लॉट में यानी 2 स्लॉटों में आपको कॉइल जली हुई मिलेगी। ठीक है, अगर आप सप्लाई को ऑफ नहीं करते तो आपका ग्राउलर है में बहुत ज़्यादा जो वाइंडिंग है बहुत और ज़्यादा शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, जो वाइंडिंग आपने चेक किया है, और ज़्यादा जल जाएगी। ठीक है, ओपन सर्किट के बारे में भी अगर आएगा तो फिर से बताएंगे, क्योंकि ओपन सर्किट पीछे भी ऑलरेडी चला उसका हो चुका है। लेकिन धमाका सीरीज पार्ट 5 में आपका ओपन सर्किट था और धमाका पार्ट 6 में आपका शॉर्ट सर्किट है। ओपन आपका 5 में था, शॉर्ट आपका 6 में है। फिर है व्हाट इज नेवली रिवाइंडिंग आर्मेचर मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर वार्निशिंग। वार्निश से पहले नए रिवाइंड आर्मेचर गर्म क्यों किया जाता है। देखिए ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछ रखा है, कई एग्जामों में पूछ रखा है इसके बारे में, मतलब कि पहले वार्निश करने से पहले क्यों गर्म किया जाता है। इसमें से नमी को बाहर निकालने का ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होगा कि वार्निश को क्या हो, सॉरी उसके वाइंडिंग की जो नमी हो पहले से क्या हो जाए, निकल जाए। ठीक है, वार्निश को त्वरित सुखाने में मदद करे, ऐसा कुछ नहीं है। वार्निश को सुखाने के लिए हम लोग ऑलरेडी क्या करते हैं, इस समय तो वार्निश ऐसा आ रहा है कि नॉर्मली हवा से भी सूख जा रहा है, लेकिन जो भी वार्निश जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उसके ओवन में डाल के उसके टेम्परेचर सेट करके 3 घंटे 4 घंटे करती है या 2 घंटे के लिए हवा के झोंके के साथ उसे हम लोग क्या करते हैं, ओवन में रख के उसकी बाइंडिंग को हम लोग सुखाते हैं। ठीक है, सी है वार्निश को अंदर घुमाना आसान हो जाए। वार्निश को जो होती है उसे गर्म करके हम ऑलरेडी डालते हैं। ठीक है, तो घुमाने में कोई आसानी बात नहीं है। और समान प्रसार बनाने से हम अच्छे से अगर वार्निश को मिलाएंगे लगाएंगे तो समान प्रसार बना ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है व्हाई द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी कंपाउंड मोटर इज चेंज। डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदलें। तो बहुत आसान तरीके, कई बार ये क्वेश्चन लगभग रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार हो चुका है। तो चेंज द आर्मेचर धारा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि आर्मेचर धारा को हम लोग चेंज करके क्या करेंगे कि हम लोग उसके रोटेशन को बदलेंगे। कई बार पूछ रखा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीसी शंट मोटर द सप्लाई टर्मिनल द इंटरचेंज। यानी डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव, यदि उसके सप्लाई आपूर्ति को बदल दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सप्लाई आपूर्ति को बदलेंगे। हाँ, अगर आप सप्लाई आपूर्ति अगर आर्मेचर का फील्ड आर्मेचर की अगर करते हैं या फील्ड की करते हैं तो आपकी रोटेशन बदल जाएगी। लेकिन आप सप्लाई टर्मिनल का सिर्फ करेंगे तो आपकी डीसी मोटर का कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अगर आप आर्मेचर का करते हैं या फील्ड का करते, किसी एक का करेंगे तो आपकी रोटेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, आपका हो जाएगा ये। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पीड इफ फील्ड वाइंडिंग ऑफ डीसी शंट मोटर इज ओपन सर्किट। यदि डीसी शंट मोटर का फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो गति क्या होगा। यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो क्या होगी, तो गति अत्यधिक होगी। इसके बारे में भी हमने कई बार हो चुका है लगभग। ये मतलब क्वेश्चन को बस
अगर आपको एक थ्योरी पता है तो ये कई क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका थ्योरी कंप्लीट है तो बहुत तेज गति से चलती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी होना चाहिए। हाँ, ऑप्शन नंबर आपका डी है, गति बहुत तेज चलती है, ठीक है। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एनवीसी कॉइल, जो एनवीसी एनवीसी नो बोल्ट कॉइल जो होती है, तो शंट फील्ड के हम लोग सीरीज में लगाते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर में, कि अगर आपका अगर मान लीजिए कहीं कहीं शंट ओपन हो जाए तो यह नो बोल्ट कॉइल है जो ऑपरेट हो और मशीन की सप्लाई को ऑफ कर दे, ठीक है। तो इसको हम लोग कभी कभी क्या कहते हैं, जो 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 शंट फील्ड जो एनवीसी को हम लोग कभी कहते हैं गति नियंत्रण भी कहा जाता है। व्हाट इज द रीजन ऑफ रिएक्शन रिड्यूज इन स्पीड ऑफ ए डीसी शंट मोटर फ्रॉम नो लोड एंड फुल लोड। शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी मोटर की गति कम का होने का क्या कारण, किसके कारण जो इसकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यह शून्य लोड से अधिक लोड तक। शंट फील्ड करंट बढ़ जाता है, गलत, इससे कोई मतलब नहीं है भाई। शंट फील्ड करंट बढ़ेगा तो हमारे वाकई रिड्यूज होगी, लेकिन लोड पे डिपेंड नहीं। अगर लोड रहे या ना रहे मोटर के ऊपर, अगर शंट फील्ड का करंट बढ़ेगा तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिक घट जाएगी, ठीक है। शंट फील्ड का करंट घटता है तो स्पीड हमारा ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बी भी सही होगा। लोड से आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है कि आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, बढ़ता है। जैसे उस पर लोड बढ़ती है उसे भी हमारा प्रेरित ईएमएफ जनरेट होगा। जब प्रेरित ईएमएफ हमारा बैक ईएमएफ जब जैसे जनरेट होगा तो प्रवाहित धारा को क्या करेगा, वो विरोध करेगा, तो वोल्टेज ड्रॉप हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही है। फिर आगे का क्वेश्चन है, विच वाइंडिंग फॉल डिटरमाइन द ऑन्स ऑफ वाइंडिंग इज द परीक्षण के द्वारा। इस परीक्षण के द्वारा हम कौन सा दोष पता करते हैं। देखिए ये हमारा ओपन सर्किट दोष है। ओपन सर्किट दोष के बारे में जान लीजिए, अगर आप क्लियर कर लीजिए अपना कि ओपन सर्किट दोष क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा ओपन सर्किट दोष। देखिए ऑप्शन नंबर ए है, इसमें क्या होता है, ग्लोअर पर आर्मेचर को रखा जाता है और इसमें हम लोग यहाँ से एसी सप्लाई दे देते हैं। जैसे ही हम लोग एसी सप्लाई देते हैं तो एक हम तार का टुकड़ा लेते हैं, ठीक है। एक तार का टुकड़ा लेंगे और दोनों सिरे से क्या करेंगे, उसका मान लीजिए तार का टुकड़ा है तो यहाँ से भी इंसुलेशन हटा देंगे, यहाँ से इंसुलेशन, इधर इंसुलेशन हटा देंगे, इधर इस पर इंसुलेशन रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों सिरों के साथ साथ वाले, मतलब एक पास पास वाले कम्यूटेटर के पास, ठीक है, ये क्या हुआ, कम्यूटेटर के पास, साथ साथ वाले कम्यूटेटर के पास हम लोग क्या करेंगे, लेके जाएंगे, ठीक है। तो जब ओपन टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, जब साथ साथ कम्यूटेटर ले जाएंगे तो सेगमेंट या कम्यूटेटर पिच की दूरी के अनुसार रखेंगे। अब तार के एक टुकड़े को सेगमेंट से हटाएंगे और जब स्पार्क को निरीक्षण करेंगे, मतलब जब इसमें सेगमेंट पे लगाएंगे, कंप्यूटर के सेगमेंट पे एक पे लगाएंगे तो स्पार्क का क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे स्पार्क हमारा कितना होता है, ठीक है। और सभी सेगमेंटों पे स्पार्किंग अधिक और कम देखेंगे, ठीक है। जहां अधिक स्पार्किंग होगी वह कॉइल आपका ओपन सर्किट होगा। यानी सभी सेगमेंटों पे बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। और जिस सेगमेंट पे अगर चिंगारी अधिक होती है वही कॉइल हमारा क्या होगा, ओपन सर्किट होगा। ग्राउलर के द्वारा हम लोग इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं एक आर्मेचर के बाइंडिंग की, ठीक है। कि कौन सी बाइंडिंग क्या होगी, हमारा ओपन सर्किट दोष में है, इस पे है, ठीक है। एक नॉर्मली वायर लगाते हैं या हम लोग एक ग्राउलर के साथ एक लीड भी मिलती है चेक करने के लिए, हम उसके द्वारा भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक नॉर्मली हम लोग मिलीमीटर के द्वारा भी हम लोग चेक कर सकते हैं। इसके या एक सीरीज टेस्टिंग बोर्ड के द्वारा भी हम ओपन सर्किट टेस्ट चेक कर सकते हैं। लेकिन ग्राउलर अगर कहीं पे अगर आपके ऑप्शन में आता है ग्राउलर दिया है, चाहे भले आप जानते हैं सीरीज के द्वारा हम लोग सीरीज बोर्ड के द्वारा या सीरीज टेस्टिंग लैब से कर सकते हैं, लेकिन हमेशा आपको ग्राउलर ही मारना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये आपकी क्या एक प्रोफेशनल मेथड है, अदरवाइज वो मान लीजिए चलाऊँगा, लेकिन ये प्रोफेशनल मेथड है। आज के लिए इतना भी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 7 के लिए इंतजार करिए, जल्दी उसको भी हम उसे अपलोड कर देंगे। आज के इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।